बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ आते हैं बल्कि वाइवा में। इसके अलावा जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी सेटिंग में बहुत पेशेंट होता है ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या चीज़ है? ये डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिनल वस्कुलेचर है, यानी कि जो रेटिनल आर्टरी और वेन है, उस उसका जो प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ की वजह से, उसको कह देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो कैसे डायबिटीज़ जो है रेटिनल वस्कुलेचर को नुकसान पहुंचा रही होती है, ये हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। इससे पहले देख लें कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो रिलेटेड है टू द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, यानी कि कितने सालों से डायबिटीज़ चलता आ रहा है। अब जिनको 5 साल से ज़्यादा हो गया डायबिटीज़ के साथ, उनमें 15% जो है ना लोग, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। जैसे जैसे अब ये ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी कि जितने सालों से शुगर है, उतना चांस इंक्रीज़ होता जाएगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाए। अब जिनको 10 साल से ज़्यादा अरसे से डायबिटीज़ है, उन लोगों में से 50% लोगों को जो है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। जिनको 15 साल से ज़्यादा से डायबिटीज़ है, उनमें से 60% इंडिविजुअल्स जो है ना वो, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। उनमें 20 ईयर्स से ज़्यादा का अरसा हो गया है तो 70% लोगों में डेवलप हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। और अगर 30 साल से ज़्यादा अरसे से शुगर है तो 90% इंडिविजुअल्स जिनको 30 साल से ज़्यादा अरसे से शुगर है, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो एक तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ मैंने आपको बताया, फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, फिर ऐसी डिजीज़, अब मैंने बताया कि ये रेटिनल वस्कुलेचर को इफ़ेक्ट करती है, तो और भी जो डिजीज़ जो वस्कुलेचर को इफ़ेक्ट करेंगी, वेसल्स को इफ़ेक्ट करेंगी, वो प्रेसिपिटेट कर सकती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को। फॉर इंस्टेंस कि हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया है, ब्लड थिक हो गया, या एनीमिया है, या स्मोकिंग है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या डीआर में कैसे डेवलप कर रहा होता है रेटिनल वस्कुलेचर का डिसफंक्शन। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में आपको पता है इसका मतलब है कि हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में जो है ना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड है। अब इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल से क्या क्या होगा? दो चीज़ें होंगी हमारे पास। सबसे पहले तो पैरासाइट्स को डैमेज होगा, उनका लॉस हो जाएगा। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्होंने कैपिलरी को कवर किया होता है बाहर से। अब ये जो है ना, ये कैपिलरी है, और ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाए हैं ये हैं पैरासाइट्स। इन्होंने ना बाहर से कवर किया होता है कैपिलरी को, और कैपिलरी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को, उसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं ये पैरासाइट्स। तो अगर इनका कोई लॉस होगा तो उस वजह से स्ट्रक्चर जो है ना वो डैमेज होगा कैपिलरीज का। जो टाइट जंक्शंस एंडोथेलियम ने बनाए हुए हैं ये लूज़ हो जाएंगे, और ब्लड जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स लॉस्ट होंगे हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, जिसकी वजह से माइक्रो एन्यूरिज्म्स हो जाएंगे। माइक्रो एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं? कि ऐसे छोटे छोटे जो है ना डायलेशंस बन जाएंगी इस कैपिलरी में, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ था, ये अब ख़त्म हो गए हैं, तो कैपिलरीज ऐसे बाहर को निकलना शुरू हो जाएंगी, डायलेशन हो जाएगी, तो माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से इधर से खून लीक करना शुरू कर देगा, और ऐसे हेमरेजेस बनना शुरू हो जाएंगे रेटिना पे। अब इन माइक्रो एन्यूरिज्म्स की वजह से कैपिलरी लीकेज हुई, ये मैंने आपको बताया कैसे ब्लड लीक हुआ। इस कैपिलरी लीकेज की वजह से फिर आगे ये तीन मेन जो है हमें नज़र आए साइंस, कि रेटिनल एडिमा डेवलप हुआ, एक्सुडेट्स डेवलप हुए। एक्सुडेट्स क्या होते हैं? कि जो लिपिड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं रेटिना के अंदर, तो एक्सुडेट्स को हार्ड एक्सुडेट्स भी कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि लिपिड जो है वो उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है रेटिना के अंदर। जो लिपिड्स हैं ब्लड में वो निकल के जब बाहर आएंगे तो वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं एक जगह पे और हार्ड एक्सुडेट्स बना देते हैं। इसके अलावा रेटिनल हैमरेज होगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या सिचुएशन हो रही होती है कि जो ये एंडोथीलियल सेल है, एंडोथीलियम है कैपिलरी की, हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल की वजह से ये एंडोथीलियम जो है ना ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ये कैसे डैमेज होती है?
तो वो एक अलहदा टॉपिक है। मैं आपको मेन ओवरव्यू बता देता हूँ कि डायबिटीज़ में जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है तो उसमें एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, एजीईज, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। ये कैसे बनते हैं कि ग्लूकोज जो है वो जाके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं एंडोथीलियम के, फॉर इंस्टेंस प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं, उनके साथ जो है वो अटैच हो जाता है और एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बना देता है। ये एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स फिर आगे फर्दर जो है ना रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना देती हैं रॉस, और ये रॉस जो है ये फिर डैमेज करना शुरू कर देता है कैपिलरी एंडोथीलियम को। तो एंडोथीलियल सेल डैमेज होगा, कोलाजन बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी इस कैपिलरी की, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इन तीन वजूहात की वजह से जो है ना कैपिलरी ऑक्लूजन डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो कैपिलरी ऑक्लूजन जब इधर ऑक्लूड हो गई है तो उससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट, उसका क्या नतीजा निकलेगा कि रेटिना के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा क्योंकि ऑक्लूजन डेवलप हो गई है। तो इससे क्या क्या साइंस नज़र आएंगे हमें? कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे इसमें। कॉटन वूल स्पॉट्स क्या होते हैं कि अब जो रेटिना है उसमें नर्व फाइबर लेयर्स हैं, उन नर्व फाइबर लेयर्स को, नर्व्स को जो है ना ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। जब वो नर्व फाइबर जब कैपिलरी की ओक्लूजन हुई तो उन नर्व फाइबर्स को ब्लड नहीं सही से पहुंच सकेगा और उन नर्व फाइबर्स का इस्कीमिया हो जाएगा। तो जब नर्व फाइबर्स का इस्कीमिया हुआ तो उनकी ना वाइटिश फ्लफ़ी सी अपीयरेंस हो जाती है नर्व फाइबर्स की, जिसको कह देते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। इसके बाद इंट्रा रेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इरमा। इसमें क्या होता है कि आर्टरियो वीनस शंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ब्लड नहीं सही सप्लाई हो रहा रेटिना के स्ट्रक्चर्स को, तो आर्टरीज जो है ना वो आर्टरियोल्स वो वेन्यूल से जाके मिलना शुरू हो जाते हैं, इसको कह देते हैं इरमा। और फिर जो जिस हिस्से को ब्लड नहीं पहुंच रहा रेटिना के, उसका इस्कीमिया डेवलप हुआ है, वो हिस्सा जो है ना वो फिर वेजेफ्स रिलीज करता है, वस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स। इन वेजेफ्स का क्या काम होता है? ये नई वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, न्यू वेसल फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं न्यूवस्कुलराइजेशन। ठीक है, तो कैपिलरी ऑक्लूजन से कॉटन वूल स्पॉट्स बन रहे थे, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटी इरमा डेवलप हो रही थी और न्यू वस्कुलराइजेशन हो रही थी। तो ये एक पैथोजेनेसिस है कि इन दो चीज़ों की वजह से कि कैपिलरी लीकेज भी होगी और कैपिलरी ऑक्लूजन भी होगी, इनकी वजह से जितनी भी स्टेजेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, उन सारों में इन दो रीजंस की वजह से फीचर्स आ रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे और क्या क्लासिफिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो क्लिनिकल फीचर्स में अर्ली स्टेज में जो है ना ये एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम नहीं होता है। इसके अलावा ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे मैक्यूला आपको पता है कि सबसे अच्छा विजन जो है ना वो मैक्यूला पे सबसे अच्छा इमेज बन रहा होता है। तो जैसे ही मैक्यूला भी इन्वॉल्व होगा तो उससे ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाएगा कि आराम से, मतलब इतना सडन नहीं होगा। और लेट स्टेजेस में अगर विट्रियस हैमरेज डेवलप हो जाए, ठीक है, तो उस वजह से सडन विजन लॉस भी हो सकता है। पर डायबिटिक पेशेंट में यूजुअली ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है और पेनलेस होता है, यानी कि सडन नहीं होता, आराम से होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में ये जो है ना ऐसे क्लासिफिकेशन बनाई गई है कि जो पहले मैं आपको बताऊंगा वो शुरू में होंगे स्टेजेस, और जो आखिर में मतलब एडवांसमेंट के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले होती है बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, बैकग्राउंड डीआर। बैकग्राउंड डीआर में आपने याद रखना है 4 चीज़ें होंगी। एक तो माइक्रो एन्यूरिज्म्स डेवलप होंगे, वही मैंने आपको बताया, डायलेशंस होंगी जिसकी वजह से ऐसे हैमरेजेस से बनना शुरू हो जाएंगे रेटिना पे, ठीक है, डॉट्स से। इसके बाद रेटिनल एडीमा होगा, एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट्स होंगे। आपको पता है एक्सुडेट्स लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होती है, तो इनकी एक्यूमुलेशन से येलोइश वैक्सी पैचेस बन जाएंगे जिनके डिस्टिंक्ट मार्जिन्स होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पैचेस से हल्के से बने होंगे, मैं अभी आपको पिक्चर से भी दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। इसके बाद जो है ना रेटिनल हैमरेज होगा। तो हैमरेज आपने याद रखना है कि सुपरफिशियल हैमरेज भी हो सकता है। सुपरफिशियल हैमरेज होता है कि इनर रेटिनल लेयर्स में, ठीक है, इनर रेटिनल लेयर में।
और इसके अलावा इंट्रा रेटिनल हैमरेज भी हो सकता है। इंट्रा रेटिनल हैमरेज जो है ना वो दो तरह का होता है, डॉट ब्लॉट हैमरेज और डार्क ब्लॉट हैमरेज। डॉट ब्लॉट हैमरेज होता है ऐसे मतलब डॉट्स से होते हैं, जबकि डार्क ब्लॉट में ऐसे बड़े से हैमरेज हुए होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखना है कि मिडल लेयर जो है ना, मिडल रेटिनल लेयर्स, उनमें बनते हैं ये डॉट ब्लॉट और डार्क ब्लॉट हैमरेजेस। सुपरफिशियल हैमरेजेस मैंने आपको बताया इनर रेटिनल लेयर्स में बनते हैं, पर्टिकुलरली जो अंदर नर्व फाइबर लेयर है या गैंग्लियन सेल लेयर है, जबकि इंट्रा रेटिनल हैमरेज मिडल रेटिनल लेयर्स में बन रहे होते हैं। और ये सुपरफिशियल हैमरेजेस जो है ना, ये आपने याद रखना है, ये फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस होते हैं, जिस तरह ऐसे फ्लेम नहीं होता उस तरह के हैमरेजेस हो रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में आप इसको होम के निमोनिक से याद रख लें कि हैमरेज होगा, रेटिनल हैमरेज, इसके अलावा अडीमा होगा, इसके अलावा माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे और एक्सुडेट्स होंगे। इसके बाद अगली स्टेज देख लेते हैं, तो वो होती है प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा कि तीन हमारे पास चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखें VCI के निमोनिक से। ठीक है, सबसे पहले वीनस चेंजेस होती हैं, वेन्स जो हैं उनकी डायलेशन हो रही होती है, टॉर्टोसिटी हो रही होती है, यानी कि वेन्स डायलेट हो जाएंगी और ऐसे मतलब जो है ना सीधी नहीं रहेंगी। इसके बाद कैसी कैसी चेंजेस आ सकती हैं कि लूपिंग हो सकती है वेन्स में, यानी कि ऐसे जो है ना, ये एक वेन है, इसका ऐसे एक लूप सा बन गया है, या बीडिंग हो सकती है, मतलब एक ही वेन है उसमें मुख्तलिफ जगह पे जो है ना ऐसे बीड से बन गया, यानी डायलेशंस हो गई हैं, अब नॉर्मली डायलेट कर गई है, या फिर सॉसेज लाइक सेगमेंटेशन के ऐसे एक बड़ी डायलेशन डेवलप हो गई है। तो ये वेन्स में ये चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कॉटन वूल स्पॉट्स भी हमें नज़र आएंगे। कॉटन वूल स्पॉट्स मैंने आपको बताया कि जो नर्व फाइबर लेयर होती है उसको जब ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसका इस्कीमिया हो जाता है। उसका जब इस्कीमिया होता है तो वो जो है ना वाइटिश फ्लफ़ी अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उस नर्व फाइबर्स की। तो इस वाइटिश फ्लफ़ी अपीयरेंस जो होती है ना, इसको कह देते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। और इसके जो है ना इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स होते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर से भी दिखाता हूँ कि कैसी नज़र आएगी कॉटन वूल स्पॉट्स। तो आप याद रखें कि वाइटिश फ्लफ़ी अपीयरेंस होती है और इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स होते हैं। और कॉटन वूल स्पॉट्स को सॉफ्ट एक्सुडेट्स भी कहते हैं। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स बन रहे थे बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी में, और उसमें लिपिड की एक्यूमुलेशन थी और डिस्टिंक्ट मार्जिन से, जबकि कॉटन वूल स्पॉट्स या सॉफ्ट एक्सुडेट्स बन रहे होते हैं नर्व फाइबर के स्कीमिया से, और इसमें वाइटिश फ्लफ़ी अपीयरेंस और इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो VCI से बनेगा इंट्रा रेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, इरमा। ये मैंने आपको बताया कि होते हैं आर्ट्रियो वीनस जो है ना शंट्स बन जाते हैं, AV शंट्स, कि आर्टरीज जो है ना वो वेन्स से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें, अब ये जो है ना ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स हमें फंडस व्यू पे नज़र आ रहे हैं। अब ये जो आपको डॉट्स से नज़र आ रहे हैं ना, ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं, यानी रेटिनल ब्लड वेसल्स में जो डायलेशंस हो रही हैं उनकी वजह से ये जो है ना ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स डेवलप हो रहे हैं। अब ये हिस्टोलॉजिकल पिक्चर चेक करें रेटिना की लेयर्स की, तो इसमें ये जो इनर लेयर्स हैं ये इनर लेयर्स हैं रेटिना की, और ये आउटर लेयर्स हैं, यानी कि ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और फोटोरिसेप्टर्स की लेयर है, और ये आउटर लेयर्स हैं और ये इनर लेयर्स हैं। तो इनर लेयर्स में आप देखें कि ये जो हेमरेज, ये जो ब्लीडिंग हुई हुई है, ये बहुत डिफ्यूज़ ब्लीडिंग है, जबकि ये आउटर सेल लेयर में, आउटर रेटिनल लेयर्स में जो है ना ये देखें ये ग्लोब्यूल से बने हुए हैं। अब इस पिक्चर में चेक करें तो ये लेफ़्ट साइड पे जो हमें पिक्चर नज़र आ रही है, इस फंडस व्यू में हमें जो है ना डॉट ब्लॉट हैमरेजेस नज़र आ रहे हैं। अब इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, ये जो डॉट शेप्ड हैमरेजेस नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं डॉट ब्लॉट हैमरेजेस। जबकि इस राइट वाले फंडस व्यू में देखें तो ये बड़े बड़े से जो है ना हैमरेजेस हमें नज़र आ रहे हैं, तो इन हैमरेजेस को कहते हैं डार्क ब्लॉट हैमरेजेस। अब इस डायग्राम में चेक करें तो इस पिक्चर में जो है ना हमें हार्ड एक्सुडेट्स नज़र आ रहे हैं। तो अब ये जो आपको येलोइश वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, या ये नीचे वाली डायग्राम, ये नीचे वाली पिक्चर में रेटिना में हमें ये जो येलोइश से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं हार्ड एक्सुडेट्स। ये कैसे बनते हैं? ये लिपिड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास ऐसे येलोइश से स्पॉट्स बन जाते हैं, जिनको हार्ड एक्सुडेट्स कहते हैं।
इस रेटिना की पिक्चर में हमें नज़र आ रहे हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। ये देखें अब, ये जो स्पॉट्स हैं ना येलोइश से, ये हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। और ये नीचे वाली रेटिना की पिक्चर में देखें तो ये हमें जो इस चीज़ पे आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये जो है ना जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में जो है ना उनका शंट बन रहा है। आर्टरीज और वेन्स जो है ना वो आपस में ज्वाइन कर रही हैं। ये इसी का मैग्नीफाइड व्यू है इसी पिक्चर का। तो ये देखें, ये जो है ना आर्टरीज और वेन्स आपस में ज्वाइन कर रही हैं, तो इनको कहते हैं आर्टरियो वीनस शंट्स या इंट्रा रेटिनल माइक्रोवस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़, इरमा। तो तीसरी स्टेज जो होती है ना वो प्रोलिफरेटिव डीआर की होती है। अब प्रोलिफरेटिव डीआर, प्रोलिफरेशन नाम से ही जाहिर है कि प्रोलिफरेट करेंगे। होगा क्या कि जो एरिया रेटिना का वो एरिया जिसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, वो एरिया जो है ना उसका इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। वो एरिया रिलीज करेगा वेजेफ्स, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। ये वेजेफ जो है ना ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये न्यू वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं, नई वेसल्स, ठीक है, जिसको न्यूवस्कुलराइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेज पे क्या होगा कि रेटिनल न्यूवस्कुलराइजेशन होगी। अब ये न्यूवस्कुलराइजेशन दो जगह पे हो सकती है। एक तो एनवीडी हो सकती है कि न्यू वेसल्स एट द डिस्क, और दूसरी हो सकती है एनवीई यानी कि न्यू वेसल्स एल्सवेयर, ठीक है। इसके अलावा आयरस पे भी जो है वो न्यू वेसल्स बन सकती हैं, ठीक है, एनवीआई। इसको कहते हैं रूबियोसिस आयरिडस, ठीक है, न्यू वेसल्स एट द आयरस। अब आयरस पे वेसल्स बनेगी तो एंटीरियर चेंबर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस रूबियोसिस आयरिडस की वजह से ग्लोकोमा डेवलप हो सकता है, इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन द आई। इसके बाद प्रोलिफरेटिव डीआर में प्री रेटिनल हैमरेज हो सकता है। प्री रेटिनल हैमरेज क्या होता है कि मैंने आपको बताया, ये जो है रेटिना की फॉर इंस्टेंस लेयर है, इधर से ऑप्टिक नर्व बन रही है। रेटिना जो है इधर विट्रियस ह्यूमर है, तो रेटिना से जो है ना ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अब नई वेसल्स बन रही हैं, तो रेटिना में जो नई वेसल्स है ना वो निकल के जो है ना इधर भी आना, विट्रियस के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब विट्रियस के अंदर नई वेसल्स बन के, रेटिना में तो बन नहीं रही हैं पर वो इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। अब ये जो नई वेसल्स बनती हैं ये बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, इसमें से ब्लड आसानी से रप्चर कर जाती हैं और ब्लड इनमें से लीक कर जाता है। तो ये जो नई वेसल्स विट्रियस में आ रही हैं इनका हैमरेज हो सकता है, ठीक है। ये जब रप्चर करेंगी तो उससे विट्रियस हैमरेज हो जाएगा या प्री रेटिनल हैमरेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये वेसल्स जो विट्रियस में आ रही होती हैं इनके साथ फाइब्रस जो है ना प्रोलिफरेशन, फाइब्रस टिश्यू भी होता है इन वेसल्स के साथ। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझें कि मैंने आपको कहा कि न्यूवस्कुलराइजेशन हुई रेटिना में, न्यू वेसल्स बनी, रेटिना से बाहर निकलना शुरू हुई और उसके साथ फाइब्रस कंपोनेंट भी था और वो विट्रियस ह्यूमर में आ गई। अब होगा क्या कि विट्रियस जो है ना इन वेसल्स, ये वेसल्स जो हैं विट्रियस के अंदर जो प्रेजेंट हैं ये पुल करेंगी रेटिना को, ठीक है। ये वेसल्स खींचेंगी रेटिना को, विट्रियस भी खींचेगा रेटिना को इन वेसल्स से निकलने के लिए। पर इसके नतीजे में क्या होगा कि रेटिना जो है वो डिटैच कर जाएगा, ठीक है। डिटैच कर जाएगा मतलब क्या है कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो होती है वो अलहदा हो जाएगी और सारा सेंसरी रेटिना जो है, जो इनर 9 लेयर्स हैं वो सारी डिटैच कर जाएंगी, क्योंकि विट्रियस खींच रहा है, विट्रियस खींच रहा है रेटिना को। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। इसकी वजह से विजन लॉस बहुत कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट के केस में। इसके बाद देखें तो अगला फेज़ होता है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी का। डायबिटिक मैक्यूलोपैथी क्या है कि अब मैक्यूला भी इन्वॉल्व हो गया है, और मैक्यूला इन्वॉल्व होगा तो आपने याद रखना है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इन डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो पेशेंट्स हैं उनमें ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो होता है डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो डायबिटिक मैक्यूलोपैथी 3 तरह की हो सकती है। एक एक्सुडेटिव है,
नाम से ज़ाहिर है कि एक्सुडेटिव का मतलब है कि एक्सुडेट उसमें एडिमा डेवलप हो जाएगा। दूसरी इस्कीमिक है और तीसरी मिक्स्ड मैक्युलोपैथी है। एक्सुडेटिव मैक्युलोपैथी आगे फर्दर दो तरह की है, फोकल मैक्युलोपैथी और डिफ्यूज। फोकल मैक्युलोपैथी में क्या होगा कि जो माइक्रो एन्यूरिज्म्स बन रहे हैं उनसे सिर्फ एक छोटे से फोकल पॉइंट पे जो है ना वो लीकेज होगी, जबकि डिफ्यूज मैक्युलोपैथी में एक्सटेंसिव रेटिनल कैपिलरी लीकेज होगी। ठीक है, एक्सटेंसिव लीकेज होगी और हार्ड एक्सुडेट्स बनेंगे। इसके अलावा हेमरेज, रेटिनल हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं एक्सुडेटिव मैक्युलोपैथी की। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडीमा। ठीक है, CSMO। CSMO क्या होता है कि ये फॉर इंस्टेंस मैक्युला है। अब तीन जो है इसमें कंडीशंस हैं। एक तो है रेटिनल थिकनिंग विद इन 500 माइक्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल ऑफ मैक्युला, कि ये मैक्युलर सेंटर है, इसके 500 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है, कोई रेटिनल थिकनिंग हुई है, या 500 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर कोई एक्सुडेट डेवलप हुआ है, या एक डिस्क के एरिया के अंदर अंदर जो है ना रेटिनल थिकनिंग हुई है। ठीक है, रेटिनल थिकनिंग है जिसका 1 डिस्क एरिया है और वो जो है ना इसके मैक्युला के सेंटर से एक डिस्क के डायामीटर पे है। ठीक है, तो ये तीन अगर चीज़ें हों तो इसको कह देते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडीमा, कि 500 माइक्रोन या माइक्रोमीटर के अंदर अंदर रेटिनल थिकनिंग हो, 500 माइक्रोमीटर के अंदर अंदर जो है ना एक्सुडेट डेवलप हो, और एक डिस्क के फासले पे सेंटर ऑफ मैक्युलर से एक डिस्क के फासले पे एक डिस्क एरिया की रेटिनल थिकनिंग हुई हो। तो ये होता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडीमा। इसके बाद दूसरा होता है टाइप डायबिटिक मैक्युलोपैथी की इस्कीमिक मैक्युलोपैथी। तो इसमें जो है ना मैक्युला नॉर्मल होता है, कोई उसमें जो है हेमरेजेस वगैरह नहीं हो रहे होते। ये होती है कैपिलरी अक्लूजन की वजह से, जबकि एक्सुडेटिव मैक्युलोपैथी हो रही होती है कैपिलरी लीकेज की वजह से। ये मैंने जब आपको अभी पैथोजेनेसिस बताई तो उसमें बताया कि दो मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो एक्सुडेटिव मैक्युलोपैथी हो रही होती है कैपिलरी लीकेज की वजह से। इसमें वो सारे सिम्टम्स आएंगे कि जो है हेमरेजेस होंगे, एडीमा होगा, माइक्रो एन्यूरिज्म्स डेवलप होंगे। जबकि इस्कीमिक मैक्युलोपैथी जो है ना ये हो रही होती है कैपिलरी ऑक्लूजन की वजह से। इसमें मैक्युला को सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से मैक्युला का इस्कीमिया डेवलप हो गया है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर एक होती है मिक्स्ड मैक्युलोपैथी, तीसरी टाइप। इसमें एक्सुडेटिव के भी फीचर्स होते हैं और इस्कीमिक के भी फीचर्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि अगला स्टेज होता है एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज़। एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज़ में तीन चीज़ें होंगी मेनली। एक तो परसिस्टेंट विट्रियस हैमरेज होगा, ट्रैक्शनल आरडी का मैंने आपको बताया वो होगी, और नियोवस्कुलर ग्लाकोमा होगा, नियोवस्कुलराइजेशन ऑन आइरस की वजह से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ में। और आखिर में बर्नड आउट स्टेज होता है। बर्नड आउट स्टेज में क्या होता है कि एंड स्टेज होता है ये प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का। इसमें क्या होता है कि वस्कुलर कंपोनेंट, जो वेसल्स जो हैं वो सारी टोटल रिग्रेस ख़त्म हो चुकी होती हैं और सिर्फ फाइब्रस कंपोनेंट ही पीछे बच जाता है। तो ये थी स्टेजेस जो क्लिनिकल कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन थी डायबिटिक रेटिनोपैथी की। इसमें मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड DR होगी, उसमें होम के निमोनिक से आपने याद रखना है कि हैमरेजेस होंगे, एडिमा होगा, माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे और एक्सुडेट्स होंगे। इसके बाद जो दूसरा मैंने आपको स्टेज बताया वो प्री प्रोलिफरेटिव DR था, इसको VCI से याद रखना है। वीनस चेंजेस होंगी, कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे और इरमा होगा। फिर प्रोलिफरेटिव DR में प्रोलिफरेशन और नियोवस्कुलराइजेशन डेवलप हो जाएगी। फिर चौथा स्टेज था मैक्युलर डायबिटिक मैक्युलोपैथी का। इसमें एक्सुडेटिव टाइप थी, इस्कीमिक टाइप थी और मिक्स्ड टाइप थी। फिर एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ और बर्नट आउट स्टेज थी। अब देखते हैं कि एक क्लासिफिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन, ETDRS क्लासिफिकेशन। ये बहुत इजी है। इसमें उन्होंने ना डायबिटिक रेटिनोपैथी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। नॉन प्रोलिफरेटिव DR, प्रोलिफरेटिव DR और डायबिटिक मैक्युलर एडीमा और एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़। सेम वही बातें हैं सारी। नॉन प्रोलिफरेटिव DR NPDR की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। माइल्ड NPDR, इसमें सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स होंगे।
मॉडरेट एनपीडीआर, इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म्स, हेमरेजेस, एक्सुडेट्स, कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे और वीनस बीडिंग होगी एक क्वाड्रेंट में, सिर्फ एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में नहीं वीनस बीडिंग होगी। ठीक है, ये मॉडरेट एनपीडीआर है। इसके बाद सीवियर एनपीडीआर में क्या होगा कि ये आपने रूल याद रखना है 4-1, इनमें से कोई भी, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए ना तो वो सीवियर एनपीडीआर काउंट होगी। कि क्या क्या कि रेटिना जो है इसके चारों क्वाड्रेंट्स में सीवियर हैमरेज हो, या दो से ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में वीनस बीडिंग प्रेजेंट हो, या एक क्वाड्रेंट या एक कम से कम एक क्वाड्रेंट में जो है ना मॉडरेट इरमा हो, आर्टेरियो वीनस शंट्स बने हों। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन आ जाती है तो वो सीवियर एनपीडीआर है। वेरी सीवियर एनपीडीआर क्या होगी कि इन 3 कंडीशंस में से कोई सी 2 कंडीशंस प्रेजेंट हो तो वो वेरी सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी काउंट होगी। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होगा, तो प्रोलिफरेटिव में न्यू वेसल्स बनेंगी डिस्क के ऊपर और न्यू वेसल्स बनेंगी एल्सवेयर। डायबिटिक मैकुलर एडीमा में क्या होगा, मैकुलर एडीमा में मैकुला का जो है ना एडीमा डेवलप हो जाएगा। अब वो फोकल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी या डिफ्यूज़ एक्सुडेटिव मैकुलोपैथी। तो ये जो है ना माइल्ड एनपीडीआर से प्रोलिफरेटिव डीआर किसी भी स्टेज में मैक्यूलर एडीमा डेवलप हो सकता है, क्योंकि मैक्यूला इन्वॉल्व हो सकता है। फिर चौथा स्टेज है एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़। इसमें 3 कंडीशंस ही हैं कि परसिस्टेंट विट्रियस हेमरेज हो, ट्रैक्शनल आरडी हो, या और न्यूरोवास्कुलर ग्लाकोमा प्रेजेंट हो। इसके बाद देख लेते हैं कि डायग्नोसिस जो है वो कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो फंडस एग्ज़ाम होता है। फंडस एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप या स्लिट लैंप, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे फंडस एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं। तो फंडस एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो हमें मुख्तलिफ पॉइंट्स नज़र आएंगे, जैसे कि कॉटन वूल स्पॉट्स हैं, या हार्ड एक्सुडेट्स हैं, या हेमरेजेस हैं, या एवी शंट्स बने हुए हैं। तो उन फंडस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू जो है ना वो हमें पता लग जाता है कि कौन से स्टेज की डीआर है या डीआर की डायग्नोसिस हो जाती है। फंडस दूसरा प्रोसीजर होता है FFA, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। FFA में क्या होता है कि एक डाई का इंजेक्शन लगाते हैं बाजू में, आर्म में, तो उधर से डाई जो है ट्रैवल करता करता ऑप्थेल्मिक आर्टरी में जाता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में चल जाता है। और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जब हम ये डाई का इंजेक्शन लगा के देखते हैं फंडस को, तो अब ऐसे ये जो वेसल्स हैं, ये सारे रेटिना का वस्कुलेचर है, तो जो जो वेसल्स वाइट नज़र आएंगी इसका मतलब है उनमें ब्लड चला गया है, उनका कोई भी जो है ना ऑक्लूजन नहीं है। और जो ग्रे सी नज़र आएंगी उसका मतलब होता है कि उन वेसल्स में ब्लड नहीं पहुंचा, यानी पीछे कोई ऑक्लूजन है। और अगर कहीं लीकेज हो रही होती है तो डाई ऐसे फैल सा जाता है। मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ कि ये फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी कैसी नज़र आती है। अब इस पिक्चर में हमें नियोवस्कुलराइजेशन नज़र आ रही है। तो जब फंडस व्यू में, तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये देखें, ये जो है ना ये नई वेसल्स जो हैं ये ग्रो हो रही हैं, नियोवस्कुलराइजेशन हो रही है। और जब इसी रेटिना का हम FFA करेंगे, फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी, तो ये देखें ये हमें ना लीक पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं कि ये ब्लड न्यू ब्लड वेसल, ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये नियोवस्कुलराइजेशन ऐसी सी हमें नज़र आती है FFA पे। अब ये रेटिना डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट का ये फंडस व्यू है, और ये जो है ना ये फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी FFA व्यू है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फंडस में ये जो छोटे छोटे हमें माइक्रो एन्यूरिज्म्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और जब हम फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी FFA परफॉर्म करेंगे तो इसमें ये जो हमें वाइट वाइट से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमें लीक्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं। जो वाइट डॉट्स हमें फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी पे नज़र आ रहे हैं ना, ये हमें शो कर रहे हैं कि ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स हैं। इसके बाद अगला जो है ना डायग्नोसिस के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसमें जो है ना हम रेटिना की थिकनिंग को चेक करते हैं। अब ये पिक्चर देखें तो ऐसा सा नज़र आ रहा होता है OCT। तो कोई किसी भी जगह पे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, जैसे फॉर इंस्टेंस इधर से रेटिना डिटैच करके आगे को चला जाए, तो वो उसमें इधर से रेटिना डिटैच कर जाए तो उसमें हमें OCT में नज़र आ जाता है। ठीक है,
ओसीटी कैसा नज़र आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये जो है ना, ये ओसीटी फाइंडिंग्स हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट में, स्पेसिफिकली प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी पीडीआर के पेशेंट में, जिसमें ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि ओसीटी जो होती है ना, वो रेटिना की थिकनिंग के बारे में, रेटिना की लेयर्स जो है ना उसमें नज़र आ रही होती हैं। तो अब ये देखें, ये जो नीचे वाली लेयर है, ये वाली लेयर है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, और ये जो ऊपर ये सारी लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं न्यूरोसेंसरी रेटिना की। तो अब आप ये देखें कि न्यूरोसेंसरी रेटिना की लेयर, ये वाली लेयर जो है, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से अलहदा हो गई है, डिटैच कर गई है। तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो है ना, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट अक्कर होती है। और ये देखें, ओसीटी में हमें ये ऐसी नज़र आएगी कि ये न्यूरोसेंसरी रेटिना जो है ना एलिवेट हो गई है, और ये दरमियान में जो है ना स्पेस आ गई है। इसके बाद देख लें कि इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करवाएंगे। तो डायबिटिक पेशेंट है तो ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। इसके बाद यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, आरएफटीज, लिपिड प्रोफाइल और HbA1c लेवल चेक करेंगे। डीडीज़ क्या बनेंगे डायबिटिक मैक्यूलोपैथी के, तो इसे आप याद रखें CB लाहौर के निमोनिक से, ठीक है। इसमें ए मैंने छोटा लिखा है, ए जो है ना, ए को काउंट नहीं करना आपने। सी से बनेगा CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। बी से ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन। एल से ल्यूकीमिया। एच से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ओ से ऑक्यूलर इस्कीमिक सिंड्रोम। आर से रेडिएशन रेटिनोपैथी। और ई से ईल्स पेरिफ्लिबाइटिस, ठीक है। ये डिजीज़ हम आने वाली वीडियोस में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डीडीज़ हैं डायबिटिक मैक्यूलोपैथी के। इसके बाद इस आखिरी जो है वीडियो में आखिर में जो है ना ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को कैसे ट्रीट करते हैं। तो दो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ है। एक तो जनरल ट्रीटमेंट है कि पेशेंट की एजुकेशन करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या उसको प्रॉब्लम है और कैसे जो है रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, कि स्मोकिंग है या एक्सरसाइज करनी है या हाइपरलिपिडीमिया सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना है। तो वो रिस्क फैक्टर्स जो है ना, हाइपरटेंशन है फॉर इंस्टेंस, उसको कंट्रोल करना है। फिर रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट आ जाती है। तो इसमें 3 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ्स दे सकते हैं और इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। आपको पता है कि वेजेफ्स जो बन रहे होते हैं, किसी भी रेटिना का पार्ट जो इस्कीमिक पार्ट है, वो वेजेफ्स रिलीज कर रहा होता है जो नियोवास्कुलराइजेशन करवा रहे हैं। अब हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगाते हैं एंटी वेजेफ्स का। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? बेवासिजुमैब, रानीबिजुमैब और एफिलिबर्सेप्ट। तो ये जो है ना एंटी वेजेफ्स, ये उन वस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स को ही उनके खिलाफ काम करते हैं और उनको निगेट कर देते हैं। दूसरा जो है इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स, पर्टिकुलरली ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जो भी एडीमा डेवलप हुआ होता है उसको जो है ट्रीट करता है इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स। दूसरी होती है हमारे पास इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, लेज़र फोटोकोगुलेशन। तो इसमें 3 तरह से पैटर्न होता है लेज़र का। एक तो फोकल ट्रीटमेंट है कि अगर फोकल मैक्यूलोपैथी है, कि मतलब अगर फोकल इधर सिर्फ फोकली हेमरेजेस प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसे लेज़र से जो है ना, जो इस्कीमिक पार्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं ताकि वेजेफ्स ही ना बन सकें। फिर इसके बाद अगर डिफ्यूज़ मैक्यूलोपैथी है, डिफ्यूज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है कि वो डिफ्यूज़ जो है ना एक्सटेंसिव जगह पे लेज़र मारता है, जिसकी वजह से जो रेटिनल इस्कीमिक एरियाज़ हैं, जो वेजेफ्स रिलीज़ कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके बाद पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन जो है ना, ये इंडिकेटेड होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में PRP जो है, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन, ये कैसे करते हैं कि सारे रेटिना के ऊपर ही जो है ना, सारे फंडस पे जो है वो लेज़र का इस्तेमाल करके रेटिनल इस्कीमिक एरियाज़ जो वेजेफ्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तीसरी जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, वो होती है पार्स प्लेना विट्रिएक्टमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये फॉर इंस्टेंस आई है तो सिलरी बॉडी का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसको कहते हैं पार्स प्लेना। ये ए वैस्कुलर जोन होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो हमने
पोस्टीरियर चैम्बर को जब भी अप्रोच करना है तो इधर पार्स प्लेना के थ्रू करते हैं, तो पार्स प्लेना के थ्रू अप्रोच करके विट्रियस को ही रिमूव कर देंगे। तो ये कब इंडिकेटेड होता है कि कोई विट्रियस हैमरेज प्रेजेंट है या कोई ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, विट्रियस खींच रहा है रेटिना को जिसकी वजह से रेटिना डिटैच हो रहा है, ठीक है, तो या ट्रैक्शनल मैकुलर एडीमा है, तो इन केसेस में जो है ना पार्स प्लेना विट्रिएक्टमी इंडिकेटेड होती है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पर्टिकुलरली एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला देख लें एमसीक्यू के, प्रोसेस ऑफ न्यूवस्कुलराइजेशन इज पैथोग्नोमिक ऑफ। तो आपको पता है कि न्यूवस्कुलराइजेशन सबसे ज़्यादा जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीआर, तो कैटरैक्ट भी कॉम्प्लिकेशन है, विट्रियस हैमरेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ये रेटिनोब्लास्टोमा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंजेंटल कंडीशन है। इसके बाद जो है डॉट ब्लॉट हैमरेजेस इन डीआर आर लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ रेटिना। तो डॉट ब्लॉट हैमरेजेस मैंने आपको बताया कि ये इनर रेटिनल लेयर्स में बन रहे होते हैं। इसके बाद देख लें कि 50-year-old मेल हैड कंप्लेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और अब उसको पीडीआर डेवलप हो गई है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, तो इसमें जो है ना सीरियस रेटिनोपैथी भी नहीं हो सकती, पेपिलोएडिमा भी नहीं, विट्रियस हैमरेज भी नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस का जो है ना इसमें वैसे तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ब्लाइंडनेस का वो डायबिटिक मैक्यूलोपैथी होती है, मैक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट क्लोजेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हार्ड एक्सुडेट्स जो है रेटिना में वो आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होती है। इन डीआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉलमार्क ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, तो प्रोलिफरेटिव फेज में न्यूवस्कुलराइजेशन हो रही होती है। इसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी पेशेंट केम इनटू ओपीडी फॉर रूटीन एग्जाम एंड साइंस ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज फाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो प्रोलिफरेटिव फेज का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है पीआरपी, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डिटेक्टेबल लीजन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो फर्स्ट डिटेक्टेबल लीजन डायबिटिक रेटिनोपैथी का होता है माइक्रो एन्यूरिज्म्स। इसके बाद डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट केम टू ओपीडी विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, हिज विजन इज 6/36 ऑन ऑप्थाल्मोस्कोप, फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस आर विजिबल ऑन फुल डिस्क, ठीक है, फुल डिस्क पे फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस बने हुए हैं, यानी कि ये प्रोलिफरेटिव डीआर है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा होगा बेस्ट, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन तो पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन होगा, पर इन ऑप्शंस में वो है नहीं पीआरपी का ऑप्शन, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन बनेगा एंटी वेजेफ्स का। इसके बाद कॉमनेस्ट लीजन्स विच हिंडर विजन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो मैक्यूलर एडीमा जो है ना, मैक्यूलर इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है।